दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। 2024 यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो जीएस और हिंदी के टॉप क्वेश्चंस में से हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण के पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी। दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष है। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी औरंगज़ेब। दोस्तों, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगज़ेब ने करवाया था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा प्रसिद्ध समृद्ध संस्कृति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है शहरा। दोस्तों, लोक नृत्य शहरा बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। ये फसल की कटाई के समय आयोजित किया जाता है। ठीक है, और शहरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने की वजह से इसका नाम शहरा नृत्य पड़ा। अगला प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है शाहजहां। दोस्तों, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। अगला प्रश्न है, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेड। ठीक है, यहाँ क्या होगा? रेड। रेड डाटा बुक सूची वर्ष 1964 में स्थापित एक राज्य या देश की सीमा के अंदर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की उपस्थिति के विषय में विस्तृत रिपोर्ट देती है। IUCN रेड डाटा सूची का मुख्य उद्देश्य उन पौधों और पशुओं की सूची बनाना है जिनको हाईलाइट करना है, जिन पर विश्व में विलुप्त होने का खतरा है, अर्थात गंभीर खतरे और तेज़ी से कमी होने का खतरा है, उसे रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। दोस्तों, कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। पादप और जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादप को जंतुओं से अलग करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाति स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेढक। दोस्तों, मेढक उभयचर वर्ग का एक जंतु है। ये पानी और ज़मीन दोनों स्थानों पर रह सकता है। ये एक शीत रक्त प्राणी है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। वर्षा ऋतु में इसका जनक काल होता है। मादा मेढक जल में अंडों का एक समूह रखती है। अपने नर शुक्राणु उस पर डालता है और बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, तो मेढक बाह्य निषेचन होता है मेढक में। अगला प्रश्न है, मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। किसके द्वारा आवाज़ उत्पादित होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंठ यानी लैरिक्स। मानवों में यानी मनुष्यों में आवाज़ कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। स्वर ग्रंथि या स्वतंत्र मनुष्यों या अन्य स्तनधारी जीवों के गले में उपस्थित एक ग्रंथि है। इसके प्रयोग से जीव विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथि के भीतर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं।
तो कंठ लैरिक्स मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित किससे उत्पादित होती है? कंठ लैरिक्स से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप और लहमैनीस के शिस्ट से हुआ है। ये मिट्टी भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसका उदाहरण नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गाय। दोस्तों, गाय भारत में स्थानिक प्रजाति जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि गाय संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से पाई जाती है। ठीक है। एक सिंगी गैंडा पूर्वोत्तर भारत में असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। और बंगाल टाइगर, ये रॉयल बंगाल टाइगर बाघ की 8 बड़ी प्रजातियों में से एक है जो भारत के पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और मिथुन का विकास दक्षिण भारतीय पहाड़ियों तथा असम में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ओडिशा। दोस्तों, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। एल्युमिनियम का अयस्क होने की वजह से बॉक्साइट की गणना महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। इसकी प्राप्ति लौह भस्मों के रूप में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट। दोस्तों, कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है। नंबर 1 लिग्नाइट कोयला होता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक पाई जाती है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। दूसरा होता है पीट कोयला। ठीक है, पीट कोयला, इसमें 50 से 60% जो है वो कार्बन पाया जाता है। जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है। ये सबसे निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है। एक बिटुमिनस कोयला होता है, इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू काम में किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। ठीक है, तो कोयले का उच्चतम गुणवत्ता कौन सा है? उच्चतम गुणवत्ता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चिक्का। दोस्तों, चिक्का पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। दोस्तों, वैष्णव जन तो तैणे कहिए जे पीड़ा पाई जाने रे, ये भजन गुजरात के नरसिंह मेहता का एक भजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है। उनका जीवन दर्शन भी था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुषिरता से प्रभावित होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हड्डियाँ। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस का शाब्दिक अर्थ है पोरस बोन्स, अर्थात ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की गुणवत्ता और घनत्व में कमी हो जाती है। इसके लक्षण सामान्यतः जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। वास्तव में हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई तरह के खनिज लवणों से बनी होती हैं, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती आय के साथ ये खनिज लवण नष्ट होने लगते हैं, जिनके कारण हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, इससे हड्डियां प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु।
दोस्तों, अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटिल ग्राम के रणनीतिक महत्व की वजह से उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC का आदर्श वाक्य क्या है? योगक्षेम वहाम्यम, जिसका अर्थ है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ये भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। ये बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। दोस्तों, मई 1661 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तटीय शहर मुंबई दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, महान भारतीय दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मुंशी प्रेमचंद्र। दोस्तों, भारतीय साहित्य के आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू हिंदी लेखन में आए, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का दूसरा नाम क्या है? धनपत राय। इनको मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मधुशाला। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति मधुशाला है, जो उमर खय्याम की रुबाइयों के से प्रेरित होकर लिखी गई थी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ ज़िले में हुआ था, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध में स्मृति में बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया गेट। दोस्तों, इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। इसे एडविन लुटियन ने डिज़ाइन किया था। नई दिल्ली के मध्य चौराहे पर 43 मीटर ऊंचा जो है इंडिया गेट है, जो मेहराबदार रूप में है। इसके फ्रेंच काउंटर पार्ट के अनुरूप 7000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है, जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी हेतु अपनी जान गंवाई थी। इस स्मारक में अफगान युद्ध 1919 के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत में मारे गए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। तो इंडिया गेट जो बना है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक गोल है। ये भारत के भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी और कप्तान थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। www
ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब ये इसका फुल फॉर्म है। इसका टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में स्थित है। किस ज़िले में, किस स्थान में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बिठूर। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। ये आश्रम वो स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, चंदबरदाई। दोस्तों, पृथ्वीराज रासों महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। उनकी यात्राओं के दौरान वीर रस की कविताओं में सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, झांसी। दोस्तों, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से अपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं के माध्यम से बनाया। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण। ठीक है, मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 175 के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर। दोस्तों, भारतीय भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों से बना ये मंदिर अपनी सुरक्षित और उत्तर सांचे में ढली ईंटों की वजह से विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, रानी अहिल्याबाई। दोस्तों, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 35 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनर्निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित देवप्रयाग नगर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, उसके किसमें वृद्धि होगी? आयतन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगर एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो उसके आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धातु में। दोस्तों, धातु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन बी कथन सही है, मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है, तो इसमें मंद बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गन मेटल में। दोस्तों, गन मेटल में तांबे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन शीतलक कूलेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गलित सोडियम। दोस्तों, कलपक्कम के फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर में गलित सोडियम शीतलक कूलेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2,4-D है, क्या है ये? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक खरपतवार नाशी। ठीक है, ये एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के। मनुष्यों में मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने की वजह से आती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यायस्थ इलास्टिक ऊतक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्नायु। दोस्तों, प्रत्यायस्थ यानी इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ जोड़ते रहते हैं उन्हें स्नायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंत ज्वर। दोस्तों, सभी इसमें जितनी भी बीमारियां हैं, पीलिया, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, ये वायरस के कारण होती हैं और आंत ज्वर वायरस के कारण नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक यूरोक्रोम होता है जिसकी वजह से मानव मूत्र का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा। दोस्तों, समुद्री घोड़ा एक मछली है। समुद्री कुकम्बर खीरा ये जो है मछली नहीं है। समुद्री गाय ये भी मछली नहीं। समुद्री बाघ ये भी मछली नहीं। तो समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जैनिको प्रौद्योगिकी है, क्या है जैनिको प्रौद्योगिकी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक जैनिको प्रौद्योगिकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीवन देने का अधिकार। ठीक है, जीवन देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये जो है मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डेफिनेटली मेल ये विज्ञापन पंक्ति किस मोटरसाइकिल के लिए विज्ञापित होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बजाज। डेफिनेटली मेल ये विज्ञापन पंक्ति बजाज मोटरसाइकिल के लिए विज्ञापित होती है। अगला प्रश्न है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों के पूजा स्थल पर अंकित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पारसी। दोस्तों, अग्निग्रह पारसी धर्मावलंबियों के पूजा स्थल पर अंकित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था?
इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। दोस्तों, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिंबसार। बिंबसार मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी शासक था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सआदत खां। सआदत खां अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव। ठीक है, पेशवाओं का संस्थापक बालाजी बाजीराव थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 30। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 30 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का वर्णन है। ये मूल अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार भी कहते हैं इसको। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महान्यायवादी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, इसको याद कर लेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत में कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रशासन। दोस्तों, प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। आबादी, प्रभुसत्ता और क्षेत्र ये राज्य के अनिवार्य अंग हैं या तत्व हैं। प्रशासन अनिवार्य तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, पूर्ण रूप से या समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य की जो आयु होती है वही भारत के प्रधानमंत्री की आयु होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है स्थिर। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच स्थिर संबंध होता है। अगला प्रश्न है, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभूतियों का व्यापार। भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का तात्पर्य प्रतिभूतियों का व्यापार है। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मार्च। दोस्तों 15 मार्च को हर साल उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग रट लेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहला यानी प्रथम। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मथुरा। दोस्तों मथुरा में तेल शोधक कारखाना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वाराणसी। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जून 1970 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार है उत्तर पूर्वी रेलवे का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4। उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1971 में। ठीक है, योजना आयोग का गठन 1971 में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है, ये याद रखेंगे। इलाहाबाद में भी नक्षत्रशाला है, तारामंडल। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। ये गोरखपुर नक्षत्रशाला सबसे बड़ी है और ये रामपुर नक्षत्रशाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, ये अशुद्ध है। ठीक है, कृष्णा जी के अनेक नाम होगा यहाँ पे। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, करेक्ट है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी करेक्ट है, सही है। शोभना बहुत मीठा गाती, ये भी सही है। ऑप्शन ए अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कर्मधारय। दोस्तों सद्भावना सच्ची भावना में विशेषण विशेष का संबंध है, यहाँ कर्मधारय समास है। जिस समास के समस्त पद उत्तर प्रधान पद होता है उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। मुदित मनोहर मानस देख पंक्ति में अलंकार है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अनुप्रास। मुदित मनोहर मानस देख ये अनुप्रास अलंकार है। वीर रस का स्थायी भाव होता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, दामिनी दमक रह घन माही खल कै प्रीति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, चौपाई। ठीक है, इसमें चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शीला से खाया नहीं जाता। ठीक है, भाववाच्य क्रिया है, शीला से खाया नहीं जाता।
अगला प्रश्न है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उद्धरण उद्धरण चिन्ह। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी काम, अव्यय क्या है इसमें? काम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋण की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है वृष्टि, वृष्टि में ऋण की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, शाह का उच्चारण स्थान है, शाह का उच्चारण स्थान ऑप्शन बी तालु है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक। दोस्तों निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है बल्कि ये सर्वनाम का भेद है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 तरह की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये सब संज्ञा के भेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वचन, वचन क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन। दोस्तों सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, होश, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे जनता, सोना, सामग्री, माल, सामान, ये सब एक वचन में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, रेखांकित पद में कारक कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है संबंध कारक है, ठीक है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद में कर्म कारक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों ये ए सही होगा, इसमें संबंध नहीं है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्वनाम। दोस्तों क्या आप घर जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जैसे तुम, बे, आप, हम, बे आदि, ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित पद है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है विशेषण। दोस्तों वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित पद विशेषण है धार्मिक, ठीक है। जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्थिति, स्वभाव ये सब का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। इसमें तद्भव शब्द है ऑप्शन ए कपूर, ठीक है, कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा कर्पूर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, ठीक है। बहुज्ञ, बहुज्ञ होता है बहुत कुछ जानने वाला। अज्ञ कुछ न जानने वाला। सब जानने वाला सर्वज्ञ, ठीक है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम होता है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पतन। पतन का विलोम शब्द, उत्थान का विलोम शब्द पतन होगा। अगला प्रश्न है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सुधाकर। दोस्तों देवता का पर्यायवाची देव, सुर, आदित्य, निर्जर, बंदाकर आदि होता है, सुधाकर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, इसमें से एक ऐसा है जो सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, वो है ऑप्शन डी जलज, जलद, कमल, समुद्र, ठीक है। जलज, जलद, कमल, समुद्र है, इसका शुद्ध युग्म होगा जलज, जलद, कमल, बादल, ठीक है, इसका यहाँ बादल होना चाहिए, ये सही हो जाएगा।
बाकी अनिल अनल हवा आग, अली अली मोर सखी, आदि आदि आरंभ अभ्यस्त, ये तीनों सही हैं, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लेख। दोस्तों पत्र शब्द अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ है पत्ता, चिट्ठी, धातु का पत्तर, पंख, समाचार पत्र आदि, ठीक है, लेख नहीं होता है। अगला प्रश्न है सदैव शब्द में संधि है, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें संधि है ऑप्शन सी वृद्धि संधि। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रति। दोस्तों प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इक। दोस्तों वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है। इक प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं दैनिक, लौकिक, वैदिक, ठीक है, ये इक जो है वैज्ञानिक में प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चांद, ईद का चांद होना, ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चांद होना, ठीक है। गुदड़ी का लाल होना, इसका अर्थ हो जाएगा गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, ठीक है। कोसों दूर होना, बहुत अलग होना, अब तक होना, परेशान करना, मरने के करीब होना, अब तब होना, सॉरी अब और तब होना यानी परेशान करना, मरने के करीब होना, बहुत दिनों तक, इसके लिए ईद का चांद होना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कहीं ठौर ठिकाना न होना। दोस्तों धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना न होना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। दोस्तों गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रमुख रचना है या उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं गबन, निर्मला, रंगभूमि, वरदान, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यामा। दोस्तों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना यामा के लिए वर्ष 1982 में प्रदान किया गया था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मीरा, ये भी याद रखेंगे, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कितनी नामों में कितनी बार, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को उनकी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों उर्वशी के रचनाकार हैं, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे रश्मि रथी, ठीक है, कुरुक्षेत्र और हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, हार के, हरिनाम, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि, ठीक है। ये उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।